जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। और ये जो एनालाइज होगा 9 फरवरी 2022 का न्यूज़पेपर है ये। ठीक है। तो हम देखो, सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। हाउ, वेयर, है ना, और व्हाट। ये तीन चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्यों, कैसे पढ़ना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो द हिंदू एनालिसिस में हम यही चीज़ करते हैं कि हमको कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कहाँ से। तो पता ही है, द हिंदू न्यूज़पेपर हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपके लिए, बस आप इस डेली हिंदू न्यूज़ अगर पेपर एनालिसिस को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप डेली न्यूज़ कनेक्ट कर पाएंगे। जो सारी न्यूज़ें होती हैं वो आपके इंपॉर्टेंट काम से हो जाएंगी। सबसे पहली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं इसी क्रम में। 9 फरवरी 2022 की, JNU-VC डिनाइज ट्विटर अकाउंट ओनरशिप। JNU-VC ने बोल दिया कि जो ट्विटर ओनरशिप है ये मेरी नहीं है। अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो JNU की BC हैं वो सबसे पहली महिला बनी है। और जो महिला बनी है उनका नाम है, ये देख लीजिएगा, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। यानी JNU की पहली BC, लेडीज BC शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। रिस्टोर 27% OBC कोटा से महाराष्ट्र पैनल। जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ नहीं कहते, जब तक कोई न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार प्लान्स सेंसस ऑफ दोज हु क्विटेड ड्रिंकिंग। बिहार उनकी गिनती करेगा जिन्होंने शराब छोड़ दी। इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है मेरे लिए। अगर इसके बाद आप बात करें तो हरियाणा कैबिनेट नोट फॉर एंटी कन्वर्जन बिल। हरियाणा कैबिनेट ने नोट दे दिया, यानी कि अब एंटी कन्वर्जन बिल हरियाणा गवर्नमेंट में आएगा। तो हम पहले न्यूज़ देख लेते हैं, इसके बाद इसके सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। अगर हम पहली बात करें तो हरियाणा कैबिनेट ने मतलब हाँ, एक नया ड्राफ्ट बनाया है जिसका नाम है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करूं यानी कि बहकाना, जो बहका के मतलब चेंज करवा लेते हैं रिलीजन। उसके बाद की अगर मैं बात करूं फोर्स, दबाव हो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूं तो अवांछित प्रभाव। ठीक है, इसके बाद मैं कोर्सन की बात करूं, दबाव। एलुमेंट की बात करूं यानी कि एक प्रलोभन। और इसके बाद में मैरिज, अगर कोई फ्रॉड है तो फ्रॉड है। अगर आप इन सभी तरीके से कोई मैरिज या उसका प्रयास कर रहे हैं तो वो आपका ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात करूं जो ड्राफ्ट का, यानी कि मान लो जैसे मैं एक्यूज हूं, मैं मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर मेरे इसने धर्म चेंज करवा लिया, तो जो सादा इफेक्ट है, जो सादा फर्क है वो मेरे पे पड़ेगा। मुझे प्रूव करना है कि इसने धर्म मेरे फोर्स करने से, मेरे प्रलोभन देने से चेंज नहीं किया है, इसने खुद से चेंज किया है, इसके अंतरात्मा के जागने से इसने चेंज किया। अगर मैं हायर पनिशमेंट की बात करूं तो अगर आप किसी वुमेन या SC या ST को चेंज करवाते हो तो उसके लिए, या किसी माइनॉरिटीज को, तो आपको हायर पनिशमेंट हो सकता है। अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ कितना होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो जो ड्राफ्ट का बिल है वो स्टेटमेंट है। आर्टिकल नंबर 25 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 25 अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हिडन एजेंडा, ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो है हिडन एजेंडा चलाते हैं, जो NGOs वगैरह के नाम पे हिडन एजेंडा चलाते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसे अपने धर्म में चेंज करवा लेते हैं। तो हिडन एजेंडा खत्म होना चाहिए। अगर मैं इसमें एंटी कन्वर्जन बिल की बात करूं, अब एज ऑल इंडिया एस्पेक्ट्स में एंटी कन्वर्जन बिल, तो एंटी कन्वर्जन बिल जो है देखो वो कहाँ कहाँ पे आ गया है। एंटी कन्वर्जन बिल आपका यूपी में आ चुका है, MP में आ चुका है, गुजरात में आ चुका है। ठीक है, एंटी कन्वर्जन बिल अब हरियाणा में भी आ गया, कर्नाटका जैसे रीजन्स में एंटी कन्वर्जन बिल आ चुका है। ठीक है, अगर मैं एंटी कन्वर्जन बिल की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार, 25 के अकॉर्डिंग हम कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन को प्रोफेस, कोई किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस, है ना, और किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट, यानी किसी रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। अगर आप बात करो कि भाई स्टेट क्यों लॉ लेके आ रहे हैं सबके लिए, तो मैं आपको बता दूं कोई भी सेंट्रल लॉ इसके लिए बना नहीं है कि एंटी रिलीजन कन्वर्जन बिल के लिए कोई भी सेंट्रल लॉ और रेगुलेटिंग रिलीजियस कन्वर्जन नहीं है जो इसे रिस्ट्रिक्ट करता हो या इसे रेगुलेट करता हो। इसके आगे की आप अगर बात करो तो ये जो सारे टर्म है, इसमें अब मैं दिक्कत बता दूं थोड़ी सी। ये जो सारे टर्म है, जैसे ये वाले जो टर्म है आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ये रहे। ठीक है, ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारे टर्म भाई अनसर्टेन है। आप कैसे बताओगे कि इसने मुझे फोर्स किया? आप कौन सी परिभाषा है फोर्स करने की, आप मुझे बता दो, कोई परिभाषा है कि नहीं है ना। तो अनसर्टेन और वैग्यू टर्मिनोलॉजी, यानी ब्रॉड टर्म में ये जो ब्रॉड कंसेप्ट्स में ये टर्म यूज होते हैं। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो एंटी एथिकल है, यानी कि माइनॉरिटीज जो हैं उनके लिए एंटी एथिकल है। अगर वो किसी धर्म में जाना चाह रहे हैं तो आप दूसरा धर्म वाले बोल सकते हैं माइनॉरिटीज थे इसलिए
इसने अपने धर्म में जबरदस्ती ने इंक्लूड कर लिया और निश्चित रूप से सेक्युलरिज्म पे भी खतरा आ जाएगा। अगर मैं ऐसी केसेस की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट केसेस की बात करूं, तो मैं सबसे पहले अगर मैं केस की बात करूं तो हादिया जजमेंट आया था, अगर आपको पता हो तो। हादिया जजमेंट आया था 2019 में। हादिया जजमेंट में क्या था, हादिया पहले एक हिंदू लड़की थी, कोयम्बटूर में पढ़ाई करते करते उसने अपना जो रिलीजन है वो मुस्लिम में चेंज कर लिया। फिर उसकी जो शादी है वो एक मुस्लिम लड़के से हो गई, और जब मुस्लिम लड़के से उसकी शादी हो गई तो उसके फादर जो है वो हाई कोर्ट चले गए। फादर ने हाई कोर्ट में जाके बोला जी मेरी बेटी का जबरदस्ती धर्मांतरण करवा लिया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने बोल दिया ठीक है आप अपनी लड़की को अपने पास रखो, जो उन्होंने शादी है वो कैंसिल कर दी। इसके बाद फिर जो वो लड़का है यानी कि हस्बैंड जो था हादिया का, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी अपनी मर्जी से कुछ खा सकता है, पी सकता है, आइडिया, आइडियोलॉजी, लव, पार्टनरशिप जो भी है वो सारी उसके सेंट्रल एस्पेक्ट है आइडेंटिटी के, ठीक है। और उसके बाद उसने बोल दिया कि कोई भी किसी भी चॉइस को, पार्टनर की चॉइस को एक तरह से मतलब डिक्टेट नहीं करेगा, उस पर अपनी नहीं चलाएगा। और फिर राइट टू मैरी जो आया था, राइट टू मैरी अंडर आर्टिकल नंबर 21 फंडामेंटल राइट ये बन गया था, अंडर नंबर आर्टिकल नंबर 21 में ये फंडामेंटल राइट बन गया था। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी और आगे बात करूँ तो के एस पुट्टास्वामी प्राइवेसी केस में भी यही हुआ था। के एस पुट्टास्वामी में भाई हर एक बंदे की अपनी प्राइवेसी है, वो कुछ भी कर सकता है जो चाहे उसकी इच्छा हो, लेकिन वो पब्लिक हेल्थ मोडेलिटी जो आपके, अगर आपने ध्यान दिया हो है ना, तो 25 क्लॉज 2 क्लॉज ए जो है वो इसमें रिस्ट्रिक्शन अलाउ करता है कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन होते हैं। 25 क्लॉज 1 क्लॉज ए, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इन रिस्ट्रिक्शन को भी आप देख लीजिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने ये जो हिजाब पे यानी कि कल जो हिजाब बहुत गहन चर्चा में है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, देख लीजिएगा। वो रिलीजियस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है उसका, पेपर पर्पज से ही है वो वीडियो, आप देख लीजिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। एंटी कन्वर्जन बिल समझ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके इशू समझ में आ गए होंगे, और एससी केस जो हादिया केस वो भी हमने इसमें डीप में डिस्कस कर लिया है। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो पोस्ट ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल, गवर्नमेंट ने बोला है जो कश्मीर पे पोस्ट डाली गई है वो अनएक्सेप्टेबल है। मैं बता दूं आपको क्या हुआ था इस न्यूज़ में। इस न्यूज़ में पाकिस्तान में बेस्ड कंपनियों ने 5 फरवरी को हमेशा कश्मीर सॉलिडरिटी डे बनाता है पाकिस्तान, ठीक है। तो उन्होंने कश्मीर के लोगों के वो दिखा दें कि हम कश्मीर के लोगों के साथ है, ठीक है। तो उस तरह से न्यूज़ डाली थी, कुछ जापान बेस्ड कंपनी ने भी न्यूज़ डाली थी, मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी न्यूज़ डाली थी। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनी ने न्यूज़ डाली थी, तो साउथ कोरिया की जो कंपनी है हुएंडी मोटर कंपनी, उसने भी न्यूज़ डाली, पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे, ठीक है, कि हम इनके साथ खड़े हैं, है ना। हुएंडी एंड किया कंपनी है, पाकिस्तानी ब्रांचेस हैं इसकी, एमएनसी की जो KFC और पिज़्ज़ा हट है, ऐसी कंपनीज ने सबने यानी कि कश्मीर के सपोर्ट में पोस्ट डाली थी कि हम कश्मीर को प्रे करते हैं, उनके लिबरेशन के लिए प्रे करते हैं। और जो 5 फरवरी है वो कश्मीर सॉलिडरिटी डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन जो हमारे मिनिस्ट्री है उसने बोल दिया कि ये सारी पोस्ट हमें स्वीकार नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि कश्मीर सॉलिडरिटी डे क्या है जो 5 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि ये जो ऑब्जर्व है ये पाकिस्तान का सपोर्ट दिखाने के लिए, पाकिस्तान का सपोर्ट कि भाई हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है जम्मू कश्मीर, इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें अपना सपोर्ट दिखाना है कि ये देखो हम भी आपके साथ हैं, है ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और ये जो सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज किया था, अगर मैं पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडरिटी डे की बात करूं तो सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो काजी हुसैन अहमद ने प्रपोज किया था, काजी हुसैन अहमद ने। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने साहब कहेगा नवाज शरीफ था, है ना। और उन्होंने फिर से परमिशन दे दी, जब इसे कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कश्मीर में आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया का विवाद चल रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा डीप में ले जाऊँ तो आपको पता है कि पाकिस्तान अभी बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स में चाइना गया था, ठीक है। इमरान खान चाइना गया था, वहाँ भी इसने कश्मीर का मुद्दा उठाया। तो चाइना ने बोला है कि ये जो मुद्दे हैं ये बायलैटरल टॉक से सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। चाइना इसमें हेल्प कर देगा, लेकिन इंडिया को कोई भी तीसरा जो कंट्री है उसके मध्यस्थता नहीं चाहिए। तो ये पाकिस्तान ऐसे मुद्दे उल्टे सीधे उठाता रहता है, ठीक है, लेकिन कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट न्यूज है कांग्रेस इन द ग्रिप ऑफ अर्बन नक्सल्स। कांग्रेस जो है वो अर्बन नक्सल्स की ग्रिप में है, ऐसा मोदी जी ने बोला है। अगर मैं अर्बन नक्सल की आपसे बात करूं तो अर्बन नक्सल जो टर्म है, सबसे पहले अगर मैं नक्सल की बात करूं तो ये टर्म जो है, नक्सलवाड़ी एक गांव था दार्जिलिंग में, नक्सलवाड़ी एक गांव था दार्जिलिंग के वेस्ट बंगाल में, वहां से ये टर्म लिया गया है। और जहां मूवमेंट ओरिजिनेटेड हुआ था नक्सलवादी में 1967 में चारू मजूमदार के अंतर्गत, चारू मजूमदार, और दूसरे थे आपके कानू सान्याल, कानू
सान्याल, है ना। ये दो लोग थे, इनके अंतर्गत ये 1967 में मूवमेंट शुरू हुआ था। इसका मूवमेंट का, नक्सल मूवमेंट का मतलब होता है कि आप वायलेंस फैलाओ टू डिस्टेबलाइज स्टेट गवर्नमेंट थ्रू वेरियस कम्युनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप। यानी गोरिल्ला ग्रुप का मतलब होता है कि आपको पता ना पड़े कि ये हमारे का है कि दूसरे का है, और उसके बाद आप वायलेंस फैला दो, ठीक है। अगर इसमें जो अर्बन नक्सल टर्म आया, अगर हम अर्बन नक्सल की बात करें तो अर्बन नक्सल का मतलब होता है जिस नक्सलाइट वेंट ऑफ माइंड, नक्सलाइट वेंट ऑफ माइंड होती है जो पॉपुलेशन के, पब्लिक में जो अर्बन में लोग रहते हैं, शहरी एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके दिमाग में अगर अर्बन नक्सल बात जो होता है, नक्सल जैसी चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में, उसे अर्बन नक्सल बोलते हैं। इंडिया में जो नक्सनलिज्म है, अगर उसकी ये नक्सनलिज्म है, अगर इसकी शुरुआत मानी जाए तो वो सीपीआई यानी कि मार्क्सिस्ट ने इसकी शुरुआत मानी जाती है कि उसने शुरू करा था, सीपीआईएम ने, ठीक है। और ये नक्सलिज्म जो है एक साइन है पुअर गवर्नेंस का। पुअर गवर्नेंस जहाँ होती है ज़्यादातर केसेस रहता है कि नक्सलिज्म वहीं होगा। अगर मैं इसमें गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी की बात करूँ कि गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या बदलाव किए हैं, तो गवर्नमेंट ने जो किया है, बैन ऑन सीपीआई माउस्ट पे, यानी सीपीआई मार्क्सवादी जो सीपीआई है उस पर इन्होंने बैन लगा दिया है। इन्होंने यूएपीए भी लगाई है, ठीक है, यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो असिस्टेंस दे रहे हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट स्टेट के लिए, ठीक है, जैसे बिहार भी एलडब्ल्यूई में माना जाता है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इन्होंने सीआरपीएफ को असिस्टेंट प्रोवाइड कराई है, सीआरपीएफ को, और एक कोबरा को भी इन्होंने असिस्टेंट प्रोवाइड कराई है। अगर मैं कोबरा की फुल फॉर्म की बात करूं तो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन, ये कोबरा की फुल फॉर्म है। अगर मैं इसके बात करूं तो इन्होंने स्टेट्स को मॉडर्नाइज किया है, स्टेट को मॉडर्नाइज किया जिससे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहाँ की पब्लिक में कम विरोध पैदा होगा गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर मैं इसके बाद करूं तो इन्होंने सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है इन्होंने सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, है ना। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर से इंक्रीज करने से जो भी घटनाएं होती रहती हैं, आतंकवादी घटनाएं, वो कम होंगी। अगर मैं इसकी बात करूं जो गवर्नमेंट ने किया है तो वो क्या है, सिविक एक्शन प्रोग्राम। सिविक एक्शन प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होने वाला है कि जो लोग हैं, जो वहाँ की सामाजिक सोसाइटी है, वो एक्शन प्रोग्राम से हम सरकार के समर्थन में आएगी, सरकार से बात करेगी, है ना, और बात करने से हर समस्या का समाधान होता है। अगर मैं स्कीम की बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक स्कीम है रोशनी, इस स्कीम का नाम है, ठीक है। ये जो रोशनी है, सबसे पहले ध्यान कर लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है। इसका जो उद्देश्य है ये है कि भाई रूरल और ट्राइबल अफेक्टेड एरिया जो हैं उनको ये एक तरह से हेल्प प्रोवाइड कराए, उनको सेल्फ असिस्टेंट प्रोवाइड कराए, और ये कवर करती है पीवीटीजी, प्राइमरीली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को भी ये कवर करती है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बात करूं ये नक्सलिज्म होता क्यों है, ये नक्सलिज्म जो होता है भाई देखो आपकी पुअर गवर्नेंस की वजह से होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, पुअर गवर्नेंस होता है, ठीक है। वहाँ पे किसी एक अनलॉफुल एक्टिविटीज की वजह से होता है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज की वजह से होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रॉब्लम होती है, पॉवर्टी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो ये एक यानी कि मुख्य धारा से अलग जो हो जाते हैं स्टेट, उनसे प्रॉब्लम होती है, मुख्य धारा से आपका अलग होना, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है ना। अगर मैं अब बात करूं कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो सरकार को मैंने आपको बता दिया कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे देखो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले उसे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम प्रोवाइड कराने चाहिए। दूसरा वहाँ पे उसे डेवलपमेंट करना चाहिए, सड़क बनानी चाहिए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, रोड बनाने चाहिए, ठीक है। तीसरा उसे जो भी वहाँ अनलॉफुल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना चाहिए, अनलॉफुल यानी कि पुलिस को, जो पुलिस के मुख्य अधिकारी हैं, पुलिस को कंट्रोल में देना चाहिए, जो पुलिस के पावरफुल अधिकारी होते हैं उनको वहाँ पे ड्यूटी लगानी चाहिए। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो वहाँ पे उनके लिए नई नई योजनाएं सेल्फ यानी कि उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू से भी वो उनके साथ मदद कर सकते हैं, इस काम सरकार कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको अर्बन नक्सल और इसके इशू और इसका फायदा नुकसान मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलना चाहें तो पीएम्स वर्ड ऑन तेलंगाना महाराष्ट्र ट्रिगल फिलहाल देखो जो पीएम के वर्ड है ठीक है ना। तेलंगाना महाराष्ट्र पे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती, ऐसे ही इस न्यूज़ को काट दिया करें, है ना। ये हम कर चुके हैं। रेटिंग फर्म्स हैव डबल स्टैंडर्ड, निर्मला सीतारमण ने बोला है कि ये जो रेटिंग फर्म्स हैं इनके डबल स्टैंडर्ड है, ये दोग लिए ये रेटिंग फर्म्स जो है ना। हमारे इंडिया के लिए बोलते हैं कि इंडिया की रेटिंग बेकार है इकोनॉमिक में। रेटिंग का मतलब होता है कि वो बताते हैं कि आपका देखो यानी कि आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है, आपकी जीडीपी कितने होने वाली है, आपका इन्फ्लेशन कितने
कितने होने वाला है, तो ये बोला है इनके डबल स्टैंडर्ड होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बैलेंस इन कॉलेज ओवर ड्रेस कोड, अगर आप इसकी बात करो हिजाब की, जैसा मैंने आपसे पहला बोला, आप जाके गैस प्लीज़ हिजाब की मेरी इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, उसमें मैंने पूरे डिटेल में सारे एससी केसेस, सारे एससी केस है ना, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केस हैं, उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, मैंने कुरान का एंगल यानी कि रिलीजियस एंगल क्या है इसका, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करिए। आप इस वीडियो को वहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप देख लेना हिजाब की पूरी वीडियो, वहाँ पे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। इसके बाद मेरे हिसाब से पेज हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो ये वाले पेज तो काटने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट डीयू क्लोजर, डीयू जो है वो बंद चल दी है। इससे पहले अगर आपने केएनपी एनालिसिस, डीयू बंद चल दिया, केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, है ना। तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि डीयू को भाई शुरू कर दो। अगर इसके बाद मैं बात करूँ लूट ऑफ रेटरिक इन पेटिशन टू प्रूव एंटी नेशनल फोर्सेस, हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई आप जो लॉट ऑफ रेटरिक यानी कि एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं उनको प्रूव करो, उनकी जांच करो, जो सीए प्रोटेस्ट में हुई थी। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एंटी नेशनल पुलिस है ना, ऐसी सीक फुटेज ऑफ कोर्ट ट्रायल, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती। हम अगले पेज पे चलते हैं। अगर मैं अगले पेज की बात करूं तो यहाँ पे आप बीजेपी ट्रेड ओवर कोविड, है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं। बाकी एडीएस पे पूरे पेज में, अगर मैं अगले पेज की बात करूं तो ये न्यूज़पेपर आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपको समझ आनी चाहिए कि आपको कौन सी न्यूज़ काटनी है, आपको कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ आ गई ना, आप हिंदू पूरे पढ़ लोगे, जरूरी नहीं है कि एनालिसिस ही देखो, किसी का देखो एनालिसिस, बस उससे फायदा बस इतना होता है कि आपको समझ में आ जाती है कि न्यूज़ कौन सी होनी चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती। इसके बाद की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हिजाब सैफरन रन रो टर्न्स वायलेंट इन कर्नाटका। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि अगर ये मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के आएंगे तो हिंदू लड़की भी सैफरन कलर का दुपट्टा पहन के आएंगे, तो इस वजह से ये टर्न हो चुका है। इसको आप हिजाब वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगनी थी। अ फील्ड टास्क टू रेस्क्यू यूथ फ्रॉम केव, एक केव से जो रेस्क्यू करने, यूथ को रेस्क्यू करने का टारगेट है ये, ठीक है। केरला वुमेन एक्यूज फिल्म डायरेक्टर ऑफ रेप गियर अप टू कंडक्ट फुल डे क्लासेस, उन्होंने बोला फुल क्लासेस हम करें। ये बिनोइंग हॉर्स ग्राम कर दिया, यानी कि जो चने टाइप होता है उसे ये जो भी अलग कर दिए, है ना। अगर इसके बाद बात करूँ, चार मीनार जो है वो हमें ट्रैंगल ऑफ बायर्स, यानी कि ये बायर है चार मीनार, हैदराबाद में है चार मीनार, ठीक है, अगर आपको पता हो तो है ना। और अगर हैदराबाद की बात करूं तो बेटर लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, लेकिन चार मीनार के आसपास ये बहुत सारे तार हो गए, तो बात यह है कि इन तारों को हटाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगर हम अगली न्यूज़ पर चलें तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये आपके लिए बिल्कुल भी, है ना। इसके बाद ये स्टेट वाला दिखे पेज, ये मोदी योगी वाला पेज है, इसे ऐसे काटो। बीजेपी स्टेट वाली जो भी न्यूज़ है, तमिलनाडु असेंबली दी अडप्ट नीट बिल, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। नीट बिल पूरा एडिटोरियल दिए हुए हैं, 2 एडिटोरियल, इसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डीडीए पुलिंग, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता। कंसेंसस आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे हम देखो नीट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नीट अगर आपने समझते हो तो ये मेडिकल के लिए टेस्ट होता है ना, और ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी भी और एडमिशन भी, पीजी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, यूजी कॉलेज में, ठीक है, यानी कि मेडिकल सर्विस में आपको एडमिशन, एमबीबीएस बोलते हैं इसे इनडायरेक्ट वे में, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो देखो गवर्नर ने जो बिल है, ये पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बिल पास किया था, गवर्नर ने बिल लौटा दिया, ठीक है। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दोबारा बिल पास कर दिया है, अब देखते हैं गवर्नर इससे क्या करता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे कि गवर्नर की क्या क्या पावर होती है तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि अभी हम इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, वहाँ लास्ट पेज पर दिया हुआ है गवर्नर की पावर्स, हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। हम नीट बिल डिस्कस कर लेते हैं। नीट बिल में क्या क्या दे रखा है, नीट बिल का मैं आपको पूरा इनका साल बता देता हूँ। नीट बिल में इन्होंने ये दिया है कि भाई जो देखो, ये सोशल जो लोग हैं, सोशल वल्नरेबल सेक्टर जो है ना, सोशल और इकोनॉमिकल दोनों तरह का, सोशल और इकोनॉमिकल वल्नरेबल सेक्टर जो है उसके विरोध में है ये न्यूज। विरोध में इसलिए कि ये जो लोग होते हैं, देखो ये सबसे ज्यादा कोचिंग से होती है, ये चीज़ें कोचिंग से होती हैं, ठीक है। कोचिंग से नीट निकलता है, जो लोग हैं ये कोचिंग कर नहीं पाते, ठीक है। इस वजह से यानी कि इनडायरेक्ट वे में हम बोलते हैं कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ये इनडायरेक्ट वे में ऐसा बोलते हैं कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, है ना। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। अब तमिलनाडु ने बोला है कि स्टेट जो है ऐसा नहीं चाहेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। मैंने आपको इसका ब्रॉड कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। गवर्नर ने, मैंने आपको बता दिया, बिल वापस कर दिया। AK राजन कमेटी अभी इस वाले आर्टिकल में दी हुई है एडिटोरियल में, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके बात
बाद की बात करूं तो बिल जो है रबी इज कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी टू ग्रांट असेंट, इट इज ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन वेदर बिल विल ऑब्टेन प्रेसिडेंशियल नोड। बट ये देखो प्रेसिडेंशियल नोड क्यों, क्योंकि ये सेंटर का भी साथ साथ लॉ है, ठीक है। तो हो सकता है सेंटर ने लॉ बनाया तो प्रेसिडेंशियल नोड हो सकता है गवर्नर जो प्रेसिडेंशियल नोड के पास भेज दे प्रेसिडेंट के पास कि भाई आप इसे परमिशन दे दो। इसे हम डिस्कस कर लेंगे कि प्रेसिडेंट परमिशन कैसी देता है, मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, आप जाइएगा मत, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो देखो ये जो नीट एग्जाम्पशन बिल है ये पास हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है ना। इसमें इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। इसमें हम देख लेते हैं जहां से इन्होंने फेडरल पॉलिसी के बाद शुरुआत करी है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। वी हैव गैदर्ड टू प्रिजर्व द तमिलनाडु लेजिस्लेचर सॉवरेनिटी एंड राइट्स, हमें तमिलनाडु के लेजिस्लेचर की सॉवरेनिटी और राइट बचाने का पूरा अधिकार है। फेडरलिज्म इज अ फंडामेंटल आइडिया, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सेफ गार्ड करे एथनिक, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को भी वो सेफ गार्ड करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। अगर इस असेंबली की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑप्रेस्ड पीपल राइट्स, यानी कि लीगल जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस मिले, ठीक है। और जो तमिलनाडु के एथनिक कमेटी हैं उनको भी जस्टिस मिले, उनकी लैंग्वेज को जस्टिस मिले, ठीक। और कॉन्फिडेंस से ये बोल सकते हैं कि ये जो नीट है ये सोशल इनजस्टिस को नीट हमारा जो बिल है वो जो इनजस्टिस है सोशल नीट की वो इसे एलिमिनेट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो नीट इज नॉट ए सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा इन्होंने लिखा है कि नीट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनाया गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा भी नहीं था, ठीक है। मेडिकल काउंसिल ने नीट बनाया था 2010 में, ठीक है। पहले जो काउंसिल एग्जाम पास हुआ था वो 2010 में हुआ था, जब भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने इसका विरोध किया था। इसके बाद फिर ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में गया था जुलाई 18 2013 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो नीट एग्जाम है ये कैंसिल कर दिया, यानी कि बोल दिया कि ये अनलॉफुल है, यानी कि ये लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं फिर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई और उसने 2016 मई 2016 में नीट को दोबारा से एप्लीकेबल कर दिया थ्रू ऑर्डिनेंस, और 11 अप्रैल फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया चलो भाई ठीक है जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो, ठीक है। प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बेनिफिट फ्रॉम नीट, ये बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट ट्रेनिंग यानी कोचिंग होती है उन्हें नीट से फायदा मिलता है। और नीट जो है ये जो लोग हैं उनका जो ड्रीम है कि भाई हम बिकमिंग एक डॉक्टर बनेंगे, यू कैंट बी डॉक्टर, यू डोंट डिजर्व इट, ये इनके जो लोग मतलब लोकल पीपल और जो गरीब पीपल होते हैं उनके ऐसे माना जाता है कि ये नीट उनके बारे में ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद की हम बात करें समराइज करना चाहें तो नीट जो है वो हॉली काउ नहीं है, इनका मानना है ऐसा, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो ये है कि जो नीट है स्टूडेंट जेल में चले गए कुछ आंदोलन में उनको भी छुड़ाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं डिटेल रिव्यू की बात करूं, मैंने जैसा आपसे बोला था ए के राजन कमेटी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो ए के राजन कमेटी 19 जून 2021 को बनाई गई थी और इसने जुलाई 14 2021 में अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी और इसने बोला था कि नीट जो है पब्लिक से बात करके कि नीट जो है वो एक अनलॉफुल है, ठीक है। और जो परस्यूइंग है ड्रीम है यानी कि वो पूरे परस्यू नहीं हो पाते, सपने पूरे नहीं हो पाते मेडिकल में एडमिशन लेने के, ठीक है। निश्चित रूप से फिर एम के स्टालिन बोल रहे हैं कि मैंने भी कमेटी बनाई थी जहां मुझे भी ये पता पड़ा कि ये जो सपोर्ट है पब्लिक का नीट बिल के सपोर्ट में, मतलब नीट बिल के सपोर्ट में है, नीट के सपोर्ट में नहीं है। नीट एग्जाम्पशन जो है वो तमिलनाडु में केवल 4 मेंबरों को छोड़ दें तो सबने पास किया है, ऐसा इन्होंने बोला है, सबने उस पर साइन किए हैं, ठीक है। ऑनरेबल गवर्नर ने इसे भेज दिया है। पहले हालांकि 142 दिन अपने पास रखा लेकिन दोबारा पास करने में अब तो गवर्नर को परमिशन देनी ही पड़ेगी, ये जरूरी है। लेकिन अगर गवर्नर इसे प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजता है तो, ठीक है। और इसके बाद की हम बात कर लें गवर्नर की सारी परमिशन यानी कि आर्टिकल 200 में जो सारी परमिशन है मैं अभी डिस्कस करूंगा, लास्ट में इसमें एक पेज दे रखा है, सारी चीजें वहां पे डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो पब्लिक के जो रिव्यू है वो यही है कि भाई इस नीट को आप हटा दो, है ना। पावर टू लेजिस्लेट की बात करें तो देखो अगर इसमें एक केस था मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है लेजिस्लेट करने की स्टूडेंट के एडमिशन के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे, इसी आधार पर हम अपना लॉ बना रहे हैं, ठीक है। सेपरेट जस्टिस में भी बोला था, जस्टिस भानुमति ने बोला था कि नीट जो है वो सोलेली यूजिंग लेजिस्लेटिव पावर, मतलब नीट जो है वो लेजिस्लेटिव पावर स्टेट की लेजिस्लेचर की यूज करके हम कुछ भी नया लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और गवर्नर ने हालांकि ये बोला है कि नीट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। तो निश्चित रूप से अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसमें इतना ही है कि अब यह है कि रिटर्न ऑफ बिल देखते हैं क्या होता है, बिल कैसे पास होता है। आपको समझ आ गया होगा नीट में स्पेशल बिल है कि भाई जो सोशली वल्नरेबल पीपल होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, वो कोचिंग एडप्ट नहीं कर पाते, कोचिंग एडप्ट नहीं कर पाते तो उनका नीट में एडमिशन नहीं होता, क्योंकि वो इतने अच्छे पढ़े नहीं होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो तो इसका कहना है कि ये जो नीट है
इसे आप हटा दो और बाकी कोई भी अगर नया प्रोसेस हो तो आप उससे लाओ, जिससे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो एडमिशन, उनको भी हायर एजुकेशन में मिल सके, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन पे कहीं ना कहीं ये फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नीट बिल आपको क्लियर हो गया होगा। रही गवर्नर के असेंट की बात, उससे हम डिस्कस करेंगे उसके असेंट की बात। फुटबॉल नेशन मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आपके लिए, ऐसे काट दीजिएगा इसे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप ऑफ एग्री स्पेंडिंग बूस्ट फार्मर्स इनकम। अगर मैं बूस्ट फार्म इनकम्स की बात करूं तो इन्होंने एक FAO की यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट दी है, UN रिपोर्ट दी है, जिसमें ये दिखाता है कि ग्लोबली इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में है स्पेंडिंग करने में। इन्होंने एशिया से कवर किया है, हमारे एशिया में बताता है कि इंडिया जो है वो सबसे कम खर्च करता है, बस 7.5% के लगभग एग्रीकल्चर में खर्च करते हैं, जबकि लो इनकम कंट्रीज भी जैसे मालवाई, माली, भूटान, नेपाल भी लगभग अपना 7% से ज़्यादा ही खर्च करते हैं। अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो इसने बोला है कि गुयाना और चाइना जैसे जो कंट्रीज हैं वो भी अपना 10% के आसपास खर्च करते हैं, जबकि इंडिया बहुत कम खर्च करता है। इंडिया की जो रैंक है एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स है एक, जिसमें इंडिया की रैंक जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 के आधार पर रैंक है 2030 के एजेंडा के रैंक पे, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 38 रैंक है शायद, अगर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ना। यानी कि इंडिया की रैंक जो है वो बहुत कम है, टेक्नोलॉजिकल कम है। इंडिया का जो डेब्ट टू GDP रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा इनका मन में बोलने में आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया है उसने एग्रीकल्चर में स्पेंड तो किया, लेकिन उससे और ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। अगर हम एशिया के कंपैरिजन की बात करें तो इसने सारे में एशिया से कंपैरिजन किया है। उसने बोला है कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पास भी AI की वैल्यू ज़्यादा है और इंडिया की कम है। इंडिया की 38 रैंक है पूरे एशिया में। ठीक है, अगर इसकी बात अगर मैं बात करूँ तो अब इसमें ये बोला है कि जो देखो जो टोटल क्रियल ईल्ड क्रॉप है यानी कि जो दाना फसल वाली होती है उसमें जो इंडिया की है वो 3282 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, और जबकि एशिया में 4225 किलोग्राम पर हेक्टेयर कोई भी फसल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में फसल की जमीन ज़्यादा है लेकिन फसल की उत्पत्ति कम है, ईल्ड हमारे पास कम है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अगर बोला है कि जो हेक्टेयर है यानी कि एक इंडिया की जो सीरियल ईल्ड बिकती है वो 6296 रुपये 1815 दाल के लिए बिकती है। ठीक है, और जबकि ये होता है क्रियल यील्ड जो है चाइना का है। ठीक है, और जबकि अगर इंडिया की बात करें तो खाली 3282 704 किलोग्राम और 15,451 किलोग्राम रुपए पर बिकती है। ये भी बहुत दुख की खबर है। अगर ये इंडिया के MSP की बात करें तो ये इंडिया का MSP बोला है इन्होंने कि भाई MSP जो है वो थोड़े से ही एरियाज में मिलता है, स्पेशली व्हीट और राइस में सबसे ज़्यादा MSP मिलता है, बाकी फसलों में तो किसानों को पता भी नहीं होता। और लगभग 62% किसानों को तो ये भी नहीं पता, मतलब कम है। और लगभग ये बोल रहे हैं केवल 24% किसानों को यही पता है कि MSP भी नाम की कोई चीज़ होती है, वो भी MSP पे बेचते हैं, वरना सब प्राइवेट ट्रेडर्स को ही दे देते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे 2 स्कीम दे रखी है, मैं स्कीम की बात कर लूँ आपसे तो इन्होंने 2 स्कीम दी हैं सिमिलरली। प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान, अगर मैं PM आशा की बात करूं तो ये MSP एश्योरेंस प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को। MSP एश्योरेंस जो है प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को। ठीक है, इसमें देखो इतना समझने का कुछ नहीं, बस आप मेन चीज़ समझते जाओ, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अगर मैं इसके बाद की बात कर दूं, PM आशा की बात करूं तो सबसे पहले इसमें 3 कंपोनेंट है। एक तो प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये क्या करता है, सेंट्रल नोडल एजेंसीज को बताता है जो वहाँ से पल्सिस, ऑलसीड और कोपरा खरीदती हैं। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होता है। जो इसकी मेन साइट्स हैं वो FCI और NAFED जो है वो इसे इम्प्लीमेंटिंग स्कीम करती हैं PSS को। अगर मैं इसके बाद बात करूँ, आपकी प्राइस डेफिशिएंसी प्रोग्राम स्कीम है। इसमें क्या होता है, ऑयल सीड्स आर टू बी कवर्ड, यानी कि सारे ऑयल सीड जो है वो कवर्ड होने चाहिए और कोई भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट क्रॉप नहीं होता है ना। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो पायलट, अगली स्कीम है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में PPP विल बी ट्राइड आउट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्राइड आउट होती है ना, और यह पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट भी ट्राइड आउट होता है, और इसमें प्राइवेट एजेंसी जो है वो ऑयल सीड को खरीदती हैं किसान से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट। इसमें एक और स्कीम का नाम दिया गया है। अगर मैं PM किसान स्कीम की बात कर लूँ यहीं पे तो PM किसान सम्मान निधि योजना, आपको पता है इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं एक किसान को पर साल में। इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना कि किसान के पास बस जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन है इसका कोई भी आंकड़न नहीं होता, बस उसे 6,000 रुपये पर साल मिलने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये पेज कवर कर चुके हैं हम, इससे अगले पेज पर चलें। फिर इसके बाद
राइट ऑफ वीक ड्यूटीज ऑफ पावरफुल, ये बोल रहे हैं कि अगर वीक के तो भाई राइट हो गए, पावरफुल की ड्यूटीज होनी चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज आर कोरिलेवेंट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते। इस आर्टिकल में भी यही बताया गया है कि भाई ये दोनों चीज़ें एक से संबंधित है, इसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर किसी के पास फंडामेंटल राइट है तो उसी को अप्लाई करने की किसी के पास ड्यूटी भी होगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपको, बस अगर आपको अपना आइडियाज बढ़ाने हैं तो आप देख सकते हो, वरना प्री यूपीएससी के हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। टैक्स इंसेंटिव्स फॉर फिलैंथ्रोपी, यानी ये बोल रहे हैं जो एनजीओस को टैक्स दे देते हैं हम, ठीक है, वो हमें टैक्स बचाने के लिए दे देते हैं। इंडिया गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है, लेकिन ये भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसमें बेशक कितना टाइम दे दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है ये एग्जाम पर्पज से। एक्सट्रीम प्रपोजिशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये पॉलिटिकल वाला पेज देखो ऐसे छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अगर जैसे हालांकि मैंने बता दिया अनलॉफुल कन्वर्जन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं कांग्रेस स्पीक महाराष्ट्र न्यू जेएनयूबीसी, इसके बाद मुझे नहीं लग रहा इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट है। जाट गुर्जर वाला पेज है, बिल्कुल क्या है वो ये मतलब क्या है समझ जाओ यार आप, इलेक्शन वाला पेज है, डिस्कस करना ही नहीं है ना। मनोज आहूजा इज नाउ न्यू सेक्रेटरी ऑन एग्रीकल्चर, इसे अगर आप एग्रीकल्चर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एससी डिक्लाइंस टू इंटरवेंट, इन्होंने बोल दिया नीट इंटर्नशिप इशू में हम कोई आपसे बात नहीं करेंगे, कोई हम आपकी पिटिशन नहीं लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो फिर आपके लिए मुझे लग नहीं रहा कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसी में है अभी, ठीक है। मनरेगा हम डिस्कस कर चुके हैं, पैनल ने बोला है कि मनरेगा का बजट जो है वो बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल इश्यूज़ पे जाएँ, मैक्रोन सीज पाथ टू ईज रसिया, मैक्रोन जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है ना, फ्रेंच के प्रेसिडेंट क्या है, ठीक है, फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं, हाँ है ना। उन्होंने वो रसिया में गए थे तो उन्होंने रसिया के प्रेसिडेंट से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट दोनों से बात करी है, रसिया प्लस यूक्रेन दोनों के से बात करी, और उन्होंने बोला है कि भाई मुझे होप दिख रही है कि ये जो मुद्दा है सुलझ जाएगा। रसिया से उन्होंने बोला है कि आप अपने कुछ सैनिक वहाँ से हटा लो जो यूक्रेन पे भेज दिए हैं इन्होंने। यूक्रेन इशू अगर आपने डिस्कस कर लिया है हमने कई बार, अगर आप पिछली एक दो वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगी यूक्रेन। हालांकि मेरे मन में आ रही है कि मैं रसिया और यूक्रेन पे एक वीडियो बना दूं, है ना, तो रसिया यूक्रेन पे भी एक मैं वीडियो बना दूंगा जल्दी से, आज या कल में वो वीडियो आ जाएगी। आप इस इशू को जब आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैंने सारी पिछली वीडियोज में इशू क्लियर किया हुआ है। मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, अगर आप रसिया यूक्रेन का देखो, यूक्रेन जो है पहले रसिया का पार्ट था, यूक्रेन जो है वो पहले रसिया का पार्ट था। इसके बाद रसिया ने 2014 में यूक्रेन से जो है वो क्रीमिया ले लिया। अगर यूक्रेन से क्रीमिया एक शहर था, वो जब क्रीमिया ले लिया तो इसके बाद फिर यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, इसमें यूएस मान लो, इसे यूएस का इन्फ्लुएंस है पूरा पूरा, है ना। तो वो उसकी मेंबरशिप मांग रहा है, तो रसिया बोल रहा है कि आप यूक्रेन जो तू भाई इसकी मेंबरशिप मत ले, और इसी वजह से रसिया ने लगभग 10 लाख सैनिक जो है वो वहां पे इसके बॉर्डर पे भेज दिए हैं। यूएस ने भी अपने कुछ सैनिक भेजने चाहे हैं। अगर इसके बाद की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रसिया के लिए क्योंकि ये ब्लैक सी से कवर होता है सारा, अगर ब्लैक सी में उसका ट्रेड ही नहीं होगा तो रसिया को नुकसान हो जाएगा। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये देखो वहाँ पे जो आसपास के देश हैं जैसे बल्गेरिया हो गया, वल्गेरिया है ना, लेटवेनिया है ना, लेटवेनिया, लिथुनिया, ये जो सारे कंट्रीज हैं ये भी नेटो के मेंबर्स हैं। इसलिए रसिया को लग रहा है कि बेस्ट एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि यूएस एक्सपेंड कर रहा है, मेरी तरफ एक्सपेंड कर रहा है और मुझे नुकसान होने वाला है। ब्लैक सी में रसिया का बहुत सारा ट्रेड है, ठीक है। रसिया इसीलिए भी इन चीज़ों को रोकने के प्रयास में है। यूक्रेन पर रसिया चाहता है कब्जा कर लेगा यूक्रेन, तो रसिया का ब्लैक सी पे पूरा पूरा कब्जा हो जाएगा, लेकिन यूएस चाहता है कि ऐसा ना हो। तो इन दोनों की इसी बात की लड़ाई चल रही है। हालांकि दोनों सॉफ्ट पॉलिसी पे आ चुके हैं, अब आराम से बातचीत पॉलिसी वाली चल रही है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या फैसला आता है। मैक्रोन ने भी बोला ठीक है मैं दोनों से बात करता हूँ, उसने यूक्रेन से और रसिया से दोनों से बात करी है, और आगे निश्चित रूप से पॉजिटिव टॉक्स आई हैं निकल के। हालांकि इन्होंने बोला है कि ये चीज़ें एक दिन में सॉल्व नहीं होती हैं, एक घंटे में सॉल्व नहीं होती, इन चीज़ों के लिए कुछ महीने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से सॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। EU joins chip race with euro 43 बिलियन बिट टू राइवल एशिया। आपको अगर पता हो तो सबसे ज़्यादा एशिया में और एशिया से भी ज़्यादा ताइवान में, है ना, और चाइना में सबसे ज़्यादा चिप यानी कि सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल बनाए जाते हैं। तो अब EU ने भी यानी कि ये जो 443 यूरो हैं इनसे अब डिस्कस करेगा, इसे यूरो बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स और स्मार्टफोन्स में जो चिप यूज होती हैं वो खुद से बनाएंगे इन चिप को। अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया के हैदराबाद में भी, इंडिया के हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी इंडिया जो है चिप एक बहुत बड़ा सेक्टर लॉन्च करने जा रहा है, लॉन्च कर भी दिया है। तो ये निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। इससे क्या होगा, चाइना पे
पे चाइना पे और स्पेशली एशिया पे यानी एशिया पे ये डिपेंड कम हो जाएंगे, ईयू जो है वो डिपेंड कम हो जाएगी। और अगर ईयू डिपेंड कम हो जाएगी तो वो अपना प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं, नुकसान इससे चाइना को ही होने वाला है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें इंडिया श्रीलंका का रिलेशन की, मैं आपसे बात करूँ तो इंडिया श्रीलंका रिलेशन की मैं डीप में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। इंडिया श्रीलंका के रिलेशन और इंडिया श्रीलंका के रिलेशन, सबसे पहले इंडिया श्रीलंका ने एक नए आधार कार्ड बनाने की भी बात करी है, ठीक है। श्रीलंका के रिकॉग्नाइज जो करा है इंडिया को एज ए ट्रू और रिलायबल फ्रेंड बोला है पेरिस ने, जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने 3 टर्म दी थी करेंसी स्वैप फैसिलिटी। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, मैंने उसमें बताया था करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्या होती है, ये सारी क्या होती है ना, डेप्ट डेफल क्या होता है। अगर आपने ना देखी हो तो मैं आज भी बता देता हूँ। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है? लाइन ऑफ क्रेडिट जो होती है वो सॉफ्ट लोन होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट से आपको सॉफ्ट लोन मिलता है ना, बोरिंग गवर्नमेंट रिपेड करना पड़ता है इसको। करेंसी स्वैप जो होती है, करेंसी स्वैप जो होती है, करेंसी स्वैप में आप अपनी करेंसी में लोन देते हैं लेकिन वो अपनी करेंसी में लोन विद इंटरेस्ट आपको वापस देता है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डेप्ट डेफरल क्या होता है, डेप्ट डेफरल क्या होता है, तो इसमें आप कुछ महीने के लिए उससे बोल देते हो भाई तू भी इतने महीने के लिए ब्याज मत दे, या दे नहीं है तो वो लास्ट में आप लेते हो, इस अब के टाइम में नहीं लेते। ये हमारी नई चीज़ हुई है। अगर मैं आपके इसके इशूज की बात करूँ तो इकोनॉमिक एड हम दे रहे हैं। फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट जरूर हमारे बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो 2 श्रीलंकन फिशरमैन की मौत भी हो चुकी है, ये निश्चित रूप से थोड़ा सा दिक्कत है। अगर मैं इंडिया श्रीलंका रिलेशन की बात करूँ तो इंडिया जो है यानी कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो श्रीलंका है। 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन श्रीलंका है। आरबीआई ने इससे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है सैल्क के थ्रू भी, है ना। श्रीलंका जो है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है, इसने अपना वापस ले लिया था। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के पास था पहले और अब इसने वापस ले लिया है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो चाइना जो है श्रीलंका में सबसे ज़्यादा चाइना ने बायलैटरल क्रेडिट दिया हुआ है श्रीलंका को, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो भी चाइना के पास चला गया है। हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पे लिया है ना, तो हम्बनटोटा पोर्ट इससे भी इंडिया को नुकसान होने वाला है। अगर मैं बात करूं श्रीलंका के साथ तो बेमिस्टेक है ना, ध्यान रख लेना, सार्क है ना। और इसके बाद बात करूं सागर जैसी चीज़ों में भी इंडिया श्रीलंका एक ग्रुप में इंक्लूड हैं, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से ये न्यूज़ आपके कवर हो गई होगी। जो नई न्यूज़ ये है कि इंडिया श्रीलंका में इंडिया जो है वो इसका श्रीलंका का अपना आधार कार्ड लॉन्च करने की बात कर रहा है। आधार कार्ड जैसा होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, उसकी यूनिटरी डिजिटल फ्रेमवर्क होगा, बायोमेट्रिक्स होगी, तो ये सारी चीज़ें श्रीलंका को भी फिर वहाँ से जो पॉलिसीज हैं उनमें फ़ायदा मिलेगा, इकोनॉमी जो सेंसस है उसमें फ़ायदा मिलेगा, है ना। और बाकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह ये सब श्रीलंका भी कंट्रोल कर सकता है आधार कार्ड बनने के बाद। यूएस, अगली न्यूज़ देख लीजिएगा, यूएस अपग्रेड फॉर ताइवान मिसाइल। यूएस ने ताइवान मिसाइल को अपग्रेड कर लिया। मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो बताते रहिएगा मुझे। इससे पहले आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगर इसके बाद की हम बात करें भारतीय एयरटेल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंडियाज डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, आप समझ लो किस पे कितना डेप्ट है, किसके कितनी जीडीपी है, ठीक है। जितना ज़्यादा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो होगा उतना मतलब फिजिकल डेफिसिट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, जो मैं बोल रहा था आपसे गवर्नर के असेंट की बात कर रहा था मैं, कि गवर्नर जो है वो बिल को कैसे कैसे असेंट देता है। देखो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 200 में गवर्नमेंट अपनी असेंट देता है। सबसे पहली बात तो गवर्नर जो है वो अपनी असेंट दे सकता है पहली बार में, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नर अब बिल को अपने पास रख सकता है बिना कुछ कहे। तीसरी बात, गवर्नर जो है वो बिल को वापस भेज सकता है। और चौथी बात जो है, गवर्नर जो है बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, ठीक है। अब 2 चीज़ समझ लो, अगर गवर्नर ने बिल को वापस भेजा तो उसे दोबारा जब बिल मिलेगा, है ना, अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो उसे दोबारा अमेंड करे ना करे, अगर वो दोबारा उस बिल को भेज देती है, गवर्नर को पास करना पड़ता है। अगर वो उसे पास ना करे तो वो उसे प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, ठीक है। जहां प्रेसिडेंट दूसरी बार में बिल को कुछ भी कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास हर एक पावर होती है। हाँ, अगर एक चीज़ समझ लेना, अगर लोकसभा बिल पास कर दी तो अगर दूसरी बार प्रेसिडेंट के पास आ गया तो उसे पास करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नर के पास आ गया तो पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल प्रेसिडेंट के पास दूसरी बार गया है तो प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है कि उस बिल को पास करे। अंतर समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे? प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है दूसरी बार में लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल पास करे, लेकिन अगर लोकसभा का बिल है तो उसे पास ही करना पड़ेगा। ये चीजें आर्टिकल नंबर 200 में लिख रही हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी ही इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज होगी।
ऐसा देख लेते हैं। प्रेजेंट कंसेंसस आपको पता ही है, देखो मैंने ये आपको चारों चीज़ बता दी गवर्नर की। कोई फिक्स टाइम नहीं होता गवर्नर की भाई आपको इतने दिन में बिल पास करना है, बस ये है कि जितनी जल्दी से आप कर सको। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करूँ तो प्रेसिडेंट जो वो असेंट को अपने पास रख सकते हैं, है ना। और अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपसे मैंने छोड़ दिया हो, ठीक है। अगर इसके बाद की बात करूँ, ड्यूरिंग इंडो लंका रिलेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्ट्रेन, इंडो श्रीलंका के रिलेशन है। अगर जैसे इंडो श्रीलंका जैसे मैंने बताया था, ईस्ट टर्मिनल ऑफ कोलंबो पोर्ट जो है पहले इंडियन कंपनी के पास था, लेकिन वो उसे वापस ले लिया गया इंडिया से। तो निश्चित रूप से वहाँ पे संबंधों में खटास आई थी, लेकिन अब जो इंडिया बहुत तरह से हेल्प कर रहा है, इकोनॉमिक हेल्प कर रहा है। मैंने आपको बता दिया करेंसी स्वैप क्या होता है, मैंने आपको बता दिया लोन डेवलपमेंट क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अभी बताया था 2 मिनट पहले, है ना। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इंडिया अब तो आधार कार्ड भी बनाएगा उसके। इंडिया ने पेंडेमिक में भी हेल्प करी है, तो इंडिया इन सारी चीज़ में हेल्प कर रहा है। इंडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज कोलंबो सून जो है वो फंड कराया उसने, जो कॉम्प्रोमाइज डील करेगा इंडिया के साथ अडानी ग्रुप के साथ, ठीक है। इंडिया मैंने बता दिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, डेस्टिनेशन है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी श्रीलंका की, अगर श्रीलंका की सिक्योरिटी होगी तो इंडिया की भी सिक्योरिटी होगी। जो सबसे लेटेस्ट इशू है वो फिशिंग इशू है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लग रहा कि इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये शायद हिजाब वाला ही इशू है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने हिजाब वाला इशू देखना है तो आप मेरी हिजाब वाली वीडियो देख लीजिएगा, है ना। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस रिलीजियस एंगल मैंने पूरा पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, तो उस वीडियो को आपको देख के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसी केसेस मैंने आपको सारे दे रखे हैं। तो निश्चित रूप से आपने अभी तक के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दिया होगा, के एन पी एनालिसिस को आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे हिजाब की लिंक शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। और कोई सी वीडियो तो मेरे हिसाब से अभी नहीं है, एक रसिया यूक्रेन वाली वीडियो बनानी है, वो मैं बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज न्यूज़पेपर जल्दी ही खत्म हो गया है, बहुत जल्दी स्पीड रही है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।